हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। टॉपिक शुरू करें इससे पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाके और हमारी जो ऐप है शिव ओम क्लासेस नाम से, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। साथ के साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर भी लिख लीजिए 8696608541 8696608541। इस पर आप हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी क्लास और सब्जेक्ट बता देना। हम आपको व्हाट्सएप पर भी आपके नोट्स वगैरह भेज देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। हम दो आवेश मानेंगे। हमने सामान्य नियम पढ़ा था। कूलाम का नियम क्या था? किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है उसका मान होता है F = K Q1 Q2 अपॉन R²। ये दोनों आवेश हैं Q1 और Q2, इनके मध्य जो बल लग रहा है उसका मान है F। ये R है उनके मध्य की दूरी, और K क्या है? एक स्थिरांक है जिसका मान होता है 1/4πε0। ये इसका मान होता है। ये तो इसका नियम था सामान्य। लेकिन अब हम इसको पढ़ने वाले हैं कि इसको हम सदिश रूप के अंदर किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। मान लेते हैं कि दो आवेश हैं, एक तो है Q1 और एक क्या है? Q2। दो आवेश हैं, एक तो है Q1 और एक है Q2। ये है ओरिजिन पॉइंट O, मूल बिंदु। अब मूल बिंदु से यहां तक की जो दूरी है, कहने का मतलब इसका जो पोजीशन वेक्टर जो है वो है R1 वेक्टर। मूल बिंदु से Q1 के मध्य जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है? R1 वेक्टर। और मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन पॉइंट से Q2 के मध्य की जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है? R2 वेक्टर। R1 वेक्टर क्या है? मूल बिंदु से जो ओरिजिन पॉइंट है O से और Q1 जो आवेश है उसके मध्य की दूरी, यानी कि उसकी जो पोजीशन वेक्टर जो है वो है R1 वेक्टर, और Q2 और उनका जो मूल बिंदु है उसके मध्य का जो वेक्टर पोजीशन है वो क्या है? R2 वेक्टर। यहां तक की बात समझ में आती है। अब Q1 से Q2 के मध्य की जो दूरी है, कहां से? Q1 से Q2 के मध्य की दूरी कहां से चल रहे हैं? Q1 से चल रहे हैं। और किस तरफ चल रहे हैं? Q2 की तरफ चल रहे हैं। इस दूरी को हम मानेंगे R12 वेक्टर। कहां से चल रहे हैं? Q1 से चल रहे हैं। किस तरफ चल रहे हैं? Q2 की तरफ चल रहे हैं। तो ये दूरी क्या हो गई? R12 वेक्टर। इसी प्रकार से Q2 से Q1 के मध्य की दूरी कितनी हो गई? यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? कहां से चल रहे हैं? 2 से चल रहे हैं। किस तरफ चल रहे हैं? 1 की तरफ चल रहे हैं। R21 वेक्टर। यहां तक की बात समझ में आती है। Q1 से Q2 के मध्य की दूरी क्या हो गई? R12 वेक्टर। कैसे हुआ? Q1 से चल रहे हैं Q2 की तरफ, यानी कि R12। यहां पे देखिए 1 2, 1 से 2 की तरफ चल रहे हैं। 2 से 1 की तरफ चल रहे हैं तो क्या हो गया? R21 वेक्टर। यहां तक की बात समझ में आती है। अब Q1 द्वारा Q2 पर एक बल लगाया जा रहा है। Q1 द्वारा Q2 पर एक बल लगाया जा रहा है जिसका मान कितना होगा? F21 वेक्टर। बल किस पे लग रहा है? 2 पे लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है? 1 की वजह से लग रहा है। F21 वेक्टर। तो Q2 पर Q1 की वजह से लगने वाला बल कितना है? F21 वेक्टर। इसी प्रकार से Q1 पर
Q2 की वजह से जो लगने वाला बल है वो कितना होगा, F12 वेक्टर। किस पे लग रहा है, 1 पे लग रहा है, और किसकी वजह से लग रहा है, 2 की वजह से लग रहा है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं F21 वेक्टर क्या है, Q2 पर लगने वाला बल, किसकी वजह से, Q1 की वजह से। और F12 क्या है, F21 वेक्टर क्या है, Q1 पर लगने वाला बल, किसकी वजह से, Q2 की वजह से। यहां तक की बात समझ में आती है। दोबारा से देख लीजिए, ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु जो है उससे Q1 के मध्य की जो दूरी है या फिर उसका जो पोजीशन वेक्टर जो है वो है R1 वेक्टर, और ओरिजिन पॉइंट से और Q2 के मध्य जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, R2 वेक्टर। Q1 से Q2 के मध्य की दूरी कहां से चल रहे हैं, Q1 से चल रहे हैं 2 की तरफ, तो होगा R12 वेक्टर। और Q2 से Q1 के मध्य की दूरी R21 वेक्टर, कहां से चल रहे हैं, 2 से 1 की तरफ, तो R21 वेक्टर। Q1 पर लगने वाला बल किसकी वजह से, 1 की वजह से, तो F21 वेक्टर। और F12 वेक्टर क्या होगा, Q1 पर लगने वाला बल किसकी वजह से, Q2 आवेश की वजह से। अब सर इसका मान कितना होगा, F21 और F12 का मान कितना होगा वो देखिए। F12 देख लेते हैं पहले। F12 अगर हम देखेंगे तो F12 का मान कितना हो जाएगा, KQ1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का स्क्वायर और R21 कैप। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। F12 वेक्टर यानी कि F12 का मतलब क्या हो गया, Q1 पर लगने वाला बल Q2 की वजह से वो कितना होगा, KQ1 Q2 अपॉन R21। 21 का मतलब क्या हो गया, Q2 से Q1 के मध्य की दूरी क्या है, R21। तो हमने R21 लिख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, और यहां पर हम ये इकाई सदिश लिख रहे हैं, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर हमेशा क्या प्रदर्शित करता है, यूनिट वेक्टर प्रदर्शित करता है डायरेक्शन को। हम जब सामान्य नियम लिखते हैं कूलाम का, तो वहां पर हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, डायरेक्ट लिखते हैं। यहां पर कोई यूनिट वेक्टर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमने वेक्टर फॉर्म नहीं लिखी है, ये सदिश निरूपण नहीं है। लेकिन सदिश निरूपण के अंदर आपको डायरेक्शन भी तो बतानी पड़ेगी, और यूनिट वेक्टर जो है वो हमेशा उसकी डायरेक्शन बताता है कि ये जो बल है ये किस दिशा के अंदर लग रहा है। तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का स्क्वायर R21 कैप। और ये क्या प्रदर्शित करेगा, ये प्रदर्शित करेगा डायरेक्शन को, उसकी दिशा को। यहां तक की बात समझ में आती है। इसी प्रकार से F21 वेक्टर का मतलब Q2 पर लगने वाला बल Q1 की वजह से, Q2 पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का स्क्वायर R12 कैप। ये हो गया समीकरण नंबर 2। F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R12 का वेक्टर का स्क्वायर R12 कैप। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो ये जो दोनों समीकरण हैं ये क्या प्रदर्शित कर रहे हैं कि Q1 पर और Q2 पर बल कितना लग रहा है और किस दिशा के अंदर लग रहा है, ये हमारे को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम एक चीज जानते हैं कि R12, देखिए R12 ये वाली और R21 ये वाली, यहां से यहां तक की मध्य की जो दूरी है वो तो समान है, चाहे आप यहां से यहां जाओ या फिर यहां से यहां जाओ,
दूरी तो समान है, लेकिन यहां पर एक की डायरेक्शन तो इस तरफ है और एक की डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि इनका परिमाण तो समान है लेकिन इनकी दिशा विपरीत है, इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, r12 वेक्टर इज इक्वल टू r21 वेक्टर। दोनों का परिमाण तो समान है लेकिन ये एक दूसरे के विपरीत हैं, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इनका परिमाण तो समान है, यहां से यहां तक की मध्य की दूरी तो समान है, लेकिन इनकी जो दिशा है, एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, केवल जो दिशा है वो अलग अलग है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू F21 वेक्टर, यानी कि इस तरफ जो बल लग रहा है वो और इस तरफ बल लग रहा है वो दोनों परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा के अंदर विपरीत होंगे, यानी कि दिशा के अंदर एक दूसरे के विपरीत होंगे। यहां से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब आपने यहां तक की बात समझ में आती है, ये है बेसिक कि एक कूलाम के नियम के अंदर आप सदिश निरूपण अगर आपको करना हो तो आप किस प्रकार से करेंगे। दोबारा से एक बार देख लीजिए, ओरिजिन पॉइंट है, यहां O से हम Q1 के मध्य की दूरी देखेंगे या फिर उसका जो वेक्टर पोजीशन देखेंगे तो वह है R1 वेक्टर। O से Q2 के मध्य जो पोजीशन वेक्टर है वो है R2 वेक्टर। Q1 से Q2 के मध्य की जो दूरी है वो है R12 वेक्टर। कहां से चल रहे हैं, 1 से 2 की तरफ चल रहे हैं तो R12, 1 से चल रहे हैं 2 की तरफ। इसी प्रकार से Q2 से Q1 के मध्य की दूरी क्या है, कहां से चल रहे हैं 2 से 1 की तरफ, तो R21 वेक्टर। Q2 पर जो लगने वाला बल है किसकी वजह से, Q1 की वजह से, तो Q2 पर लग रहा है, आवेश 2 पर लग रहा है, तो 2 से 2 पर लग रहा है, किसकी वजह से, 1 पे लग रहा है। तो F21 वेक्टर क्या है, Q2 पर लगने वाला बल, और Q1 पर लगने वाला बल किस पे लग रहा है, 1 पे लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है, 2 की वजह से लगता है, तो F12 वेक्टर। अब F12 वेक्टर और F21 वेक्टर का मान कितना होगा। सामान्य नियम हमने देखा था, कूलाम का नियम क्या होता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पर हम देख रहे हैं इसका सदिश निरूपण किस प्रकार से कर सकते हैं, तो F21 क्या है, Q2 पर लगने वाला बल है, किसकी वजह से, Q1 की वजह से। F12 क्या है, Q1 पर लगने वाला बल है, किसकी वजह से, Q2 की वजह से। तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का स्क्वायर। ये कैसे हुआ, देखिए F12 क्या है, ये वाला बल, यानी कि Q1 पर लगने वाला बल। तो हम दूरी कौन सी लेंगे, Q2 से Q1 के मध्य की दूरी लेंगे, वो कितनी है, R12 क्या है, ये है, तो हम दूरी कौन सी लेंगे, ये वाली, यानी कि Q2 से Q1 के मध्य वो कितनी है, R21 वेक्टर, R21 वेक्टर का स्क्वायर। और इसको अगर हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसकी डायरेक्शन को प्रदर्शित करेगा, तो R21 कैप ये इसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा। F21 वेक्टर इस तरफ जा रहा है, अब F21 इस तरफ जा रहा है, यानी कि Q2 पर लगने वाला बल Q1 की वजह से, तो इसमें दूरी कौन सी लेंगे, Q1 से Q2 के मध्य की दूरी वो कितनी है, R12 वेक्टर का स्क्वायर और R12 कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसके दिशा को प्रदर्शित करेगा। अब हम ये भी जानते हैं कि R12 वेक्टर और R21 वेक्टर और R21 वेक्टर जो है वो क्या है, दोनों बराबर है, लेकिन उनकी जो दिशा है वो अलग है। इसलिए R12 वेक्टर इज इक्वल टू R21 वेक्टर, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसलिए हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि F12 और F21 जो बल लग रहा है वो परिमाण में तो समान होगा, लेकिन दिशा उनकी जो है वो एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होंगे। तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर।
यहां तक की बात समझ में आती है। अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, जो कूलाम के नियम का जो सदिश निरूपण है उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। आपने नाम सुना होगा सदिश योग का त्रिभुज नियम। क्या सुना होगा? सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो कैसे होता है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लो एक वेक्टर ये है, फिर यहां से ये वेक्टर जा रहा है इस तरफ, और ये वेक्टर जा रहा है इस तरफ। मान लेते हैं कि ये है P वेक्टर, ये है Q वेक्टर और ये है R वेक्टर। तो जो वेक्टर लगातार चल रहा है, ये ऐसे चला और फिर ऐसे चला, अब यानी कि वो ऐसे चल के ऐसे चल गया, ठीक है। अब अगर ये ऐसे जा रहा है तब तो ये होगा नहीं, लेकिन अगर ये इस तरफ जा रहा है तो इसका मतलब इसका और इसका जो एडिशन होगा वो इसके बराबर होगा। देखिए यहां से ये चला यहां पर और फिर यहां से ये चला यहां पर, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो इसके बराबर होगा। इसके और इसका जो दोनों का एडिशन यानी कि P वेक्टर और Q वेक्टर जो है वो किसके बराबर होगा? R वेक्टर के बराबर होगा। ये क्या है? सदिश योग का त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? R वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। इसको आप याद रखना, ये हमारे यहाँ पर काम आने वाला है। क्या काम आने वाला है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब सर कैसे आने वाला है वो हम यहां पर देखने वाले हैं। देखिए यहां से एक ये सदिश चला, ये वाला, ठीक है, फिर ये सदिश चला गया इस तरफ और ये सदिश जा रहा है इस तरफ, यानी कि इसका और इसका योग जो है वो इसके बराबर होगा। R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर। यहां पर अगर कोई डाउट है तो आप हमारे को पूछ सकते हैं। हमने अभी क्या देखा कि भाई ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों लगातार हैं, ऐसे जाके फिर ऐसे जा रहे हैं, यानी कि यहां पर और फिर ये यहां से जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो यानी कि इसका और इसका जो योग है वो इसके बराबर होगा। और यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे भी यही हो रहा है, ये यहां पे गया और फिर ये यहां पे गया और फिर ये यहां पे जा रहा है, तो इसका मतलब इसका और इसका जो योग है वो इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर हो जाएगा। R2 वेक्टर यहां पे लिख लीजिए, इसको हटा देता हूं मैं। R2 वेक्टर प्लस, देखिए R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, R21 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर। यहां तक की बात समझ में आती है? यहां तक की अगर बात समझ में आती है तो यहां से R21 वेक्टर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये बताओ। R21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 वेक्टर, इसको उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस का R2 वेक्टर हो जाएगा। एक यूनिट जो वेक्टर होता है उसके बारे में हम एक चीज और जानते हैं। वो क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जैसे R21 जो कैप जो होता है वो किसके बराबर होगा? R21 वेक्टर अपॉन R21, इसके बराबर होगा। R21 जो कैप होगा वो किसके बराबर होगा? R21 वेक्टर अपॉन R21, ये इसके बराबर होगा। ये हम अलग से देख रहे हैं, उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। और भी आगे आप किस प्रकार से एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर किसी बुक के अंदर ऐसा मिलता है तो आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते ये गलत है, या फिर मान लो कि कोई यहाँ तक समझा देता है तो आप ऐसे नहीं बोल सकते बिल्कुल आसान लैंग्वेज के अंदर समझा दिया और बुक के अंदर तो पता नहीं क्या क्या दिया गया है। तो हम इसको थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करके आपको बता रहे हैं। अब यहां से R21 कैप और R21 वेक्टर का मान हमारे पास आ गया। अब हमने जो फॉर्मूला देखा था, अभी जो फोर्स का फॉर्मूला देखा था,
फोर्स का जो फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था, F21 मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारे को क्या देखना है, F